हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड सिर्फ और सिर्फ जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है, सेकेंड थर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। लेकिन और सब जो मेथड है जैसे हाफ लाइफ मेथड, उसमें आपको कहीं से भी सवाल दे सकता है, जीरो ऑर्डर से भी, फर्स्ट से भी, सेकेंड से भी, थर्ड से भी। हाफ लाइफ मेथड है, ये सबसे कहीं से भी सवाल रहेगा। लेकिन इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड या हीट एंड ट्रायल मेथड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और जीरो ऑर्डर के लिए है। तो जीरो ऑर्डर का तो देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर का देखिए। जब टाइम जीरो है तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A मोल पर लीटर मान लिए हैं, ये जीरो। टाइम t पे A माइनस एक्स मोल पर लीटर है, ये होगा x। एक मोल रिएक्टेंट है तो एक मोल प्रोडक्ट भी है, मान लिए हैं। तो रिएक्टेंट x घट रहा है तो प्रोडक्ट भी x होगा, क्योंकि एक मोल ये है तो एक मोल ये भी है। रेट लिख रहे हैं, रेट एट टाइम t पे, टाइम t पे रेट लिख रहे हैं। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A माइनस एक्स, या मैं इसको ऐसे करूँ A, या इसी A की जगह पर मैं लिखूँ टाइम t पर A माइनस एक्स। मैं इससे चल रहा हूँ A माइनस एक्स से, पावर 1 करता हूँ। रेट कांस्टेंट क्यों यूज़ करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। पावर 1 क्यों किए हैं? क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। यदि हमें जीरो ऑर्डर करना रहता तो जीरो देते, फर्स्ट ऑर्डर का करना है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड करना नहीं है ही नहीं आपके सिलेबस में, उसका भी तैयार किया जाता है, उसका भी इक्वेशन लाया जाता है। तो रेट बराबर हमारा ये आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट माइनस जो पिछले वीडियो में बताए थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। रेट ये भी लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 माइनस dA अपॉन dt इक्वल्स टू K, यहाँ से भी इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस dA अपॉन A इक्वल्स टू K dt। ये dA क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। A क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन है, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ये तो dt टाइम है। तो अपॉन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पे, तो यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A इक्वल्स टू, इसको मैं करूँ T0 से T1, तो ये हमारा आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मैं C0 मान लेता हूँ, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को माइनस ln इक्वल्स टू KT। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरे तरह से इसको इंटीग्रेट, यहाँ से भी हम इक्वेशन निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, आ जाएगा इक्वेशन KT इक्वल्स टू माइनस ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट। तो यहाँ से इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, KT इक्वल्स टू ln C0 माइनस ln CT। KT इक्वल्स टू ln C0 अपॉन CT, K इक्वल्स टू 1 अपॉन T ln C0 अपॉन CT। ये फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है। C0 है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t, टाइम 0, CT फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टाइम t। कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल, तो यूनिट ऑफ K भी देख लीजिए, यूनिट ऑफ K आ जाएगा, यूनिट ऑफ K इज टाइम इनवर्स।
यूनिट ऑफ के पर ध्यान रखना है, चालाक स्टूडेंट हमेशा यूनिट ऑफ के से इक्वेशन पकड़ता है। तो ये भी इक्वेशन है, k इक्वल्स टू log 10 बेस पे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ln e इक्वल्स टू 2.303 log 10 बेस होता है। तो इसको चेंज यदि करेंगे log 10 बेस पर, तो log 2.303 अपॉन t log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल, ये भी इक्वेशन है। ये सी नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है इसको इंटीग्रेट करने का, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा तरीका भी है, जो आपको अच्छा सूट लगे उससे आप समझ लीजिए कैसे इंटीग्रेट करना है हमें। जो दूसरा तरीका इंटीग्रेट करने का, रेट के कॉन्सेंट्रेशन ए का पावर 1, इसको dx अपॉन dt चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड रेट पावर 1। dx अपॉन dt को रेट कहेंगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। dx है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और a माइनस एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो dx अपॉन a माइनस एक्स के dt कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को एक साथ लिखे, dx कॉन्सेंट्रेशन है और a माइनस एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन a माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t पर। तो ये दोनों को एक साथ किए अपॉन इंटीग्रेशन, अपॉन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने पर आ जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के dt। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ही मिलेगा। तो ये मुझे मिल जाएगा इस तरह से, माइनस ln a माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव साइन आएगा ही, इक्वल्स टू के टी प्लस आई, इक्वेशन फर्स्ट, वेयर आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 फ्रॉम रिएक्शन। जब टाइम का वैल्यू 0 है तो x का भी वैल्यू 0 है, जब टाइम का वैल्यू 0 है तो x का भी वैल्यू 0। तो इसमें पुट करते हैं माइनस ln a माइनस 0 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस आई, तो माइनस ln a इक्वल्स टू आई का वैल्यू मुझे मिल गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इसको रख रहा हूँ फर्स्ट में, तो मेरा जो वैल्यू आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा, माइनस ln फर्स्ट इक्वेशन माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी प्लस आई माइनस के टी, आई के जगह पर रखेंगे माइनस ln a। इसको इधर ला रहा हूँ, ln a ये पॉजिटिव आ जाएगा, ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। अगेन k इक्वल्स टू 1 अपॉन टी a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर भी कॉन्सेंट्रेशन ये भी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल। अगेन यूनिट ऑफ k जो यहाँ पर आ जाएगा वो टाइम इनवर्स। यूनिट चेंज नहीं करना चाहिए, यूनिट पे ध्यान रखना चाहिए काइनेटिक्स का जब आप सवाल सॉल्व करते हैं। आसान से आसान सवाल, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल सब बनता है यदि यूनिट आप अच्छे से समझ रहे हैं, उसको ध्यान में रख रहे हैं तो। अब ये log 10 बेस पे भी इसको चेंज करेंगे, k इक्वल्स टू
2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इससे सवाल बनाना आसान है, उससे ही बनाना आसान है। जैसे एक और इक्वेशन लिखे थे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग c नॉट अपॉन सी टी। ये भी सही है, NCERT के अनुसार जाओगे 2.303 टी लॉग r नॉट अपॉन r, मतलब a के जगह पर c नॉट मान लें या r नॉट, और a माइनस एक्स के जगह पे सी टी है या r है सीधे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 0, आइए टाइम t पे, तो जिसमें भी हो हम बना देंगे, जिस भी में आ जाए वो हम बना देंगे। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जितना भी स्टार कर ले कम है, जितना स्टार दीजिए कम है, क्योंकि इससे सवाल बनेगा। इससे सवाल, इससे या इससे सब एक ही चीज़ है। ये बहुत कॉमन चलता है, क्योंकि x जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो x का मामला होता है, x हम लोग फटाफट निकालते हैं, देखेंगे सवाल में कैसे। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया। अब मैं इस सब इक्वेशन से ग्राफ, इसमें 3 ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में 2 ग्राफ था, इसमें 3 ग्राफ है। फर्स्ट ग्राफ देखिए, फर्स्ट ग्राफ में थोड़ा जैसे ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, तो ln a अपॉन एक्स माइनस a माइनस एक्स वर्सेस t में ग्राफ है, तो स्लोप हमारा k देगा, इस तरह का ग्राफ। ये पहला ग्राफ है। t ln a अपॉन a माइनस एक्स इस तरह से देगा हमारा थीटा, स्लोप हो जाएगा k, टेन थीटा भी कह सकते हैं। तो ग्राफ किस में ड्रॉ किए हैं? ln a अपॉन a माइनस एक्स। NCERT में इसी ln के जगह पर a के जगह पर r नॉट, a माइनस की जगह r, तो वहाँ पर ln r नॉट अपॉन r के बीच में है। यदि log 10 बेस पे रहता log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303, स्लोप चेंज हो जाएगा सिर्फ, स्लोप इस तरह से हो जाएगा k अपॉन 2.30 log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t गिव्स स्लोप k। दोनों में फ़र्क ये है कि log के बेस पे ले रहे हैं, ln के ये log 10 बेस है। थीटा यहाँ जो स्लोप हो जाएगा ये 2.303, ये स्लोप आ गया। यदि आपको किसी रिएक्शन का ये किसी ग्राफ का स्लोप मालूम है तो ये ध्यान रखना है कि k यदि मालूम है तो स्लोप ला सकते हैं, k मालूम है तो t हाफ ला सकते हैं। t हाफ दे दे तो k लाएंगे, k दे दे तो स्लोप लाएंगे, स्लोप दे तो k लाएंगे, k दे दे तो t हाफ लाएंगे। अभी रिलेशन बताएंगे। तो पहला ग्राफ है ये। दूसरा जो इसका ग्राफ है वो है इस तरह से ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी। इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर इस तरह से ln a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी माइनस ln a, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पे है ये। इसको इधर ला रहे हैं ln a माइनस के टी, इसको इधर ला रहे हैं, तो हमारा ln के जगह पर ये आ जाएगा, k के जगह पर ये आ जाएगा, यहाँ पर x के जगह t। तो एक ग्राफ है ln a माइनस एक्स वर्सेस t में है, स्ट्रेट लाइन विथ निगेटिव स्लोप t ln a माइनस एक्स, और इस तरह का स्लोप जाएगा नेगेटिव स्लोप के।
दूसरा जो इसमें आएगा log 10 बेस पे यदि लिखेंगे तो log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT अपॉन 2.303 अभी लिखे थे। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो log जो हम फाइनल एक ही बार लाते हैं a इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो log a माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसको इधर लग गया, इसको इधर लाया, log a माइनस KT अपॉन 2.303 y mx प्लस c। अब c ये देगा, यहाँ से जो यहाँ तक है ये नॉन जीरो इंटरसेप्ट है ln a, इधर t इधर log a माइनस एक्स और ये स्लोप देगा माइनस k अपॉन 2.303। स्लोप मालूम है तो k मालूम हो जाएगा, k मालूम है तो स्लोप मालूम हो जाएगा। तो ये दूसरा ग्राफ हुआ। दूसरा ग्राफ हुआ आपका ln a माइनस एक्स वर्सेस t का, वही है ये, दोनों में फर्क है, log 10 बेस है, log a बेस है। दूसरा ग्राफ, इसका तीसरा ग्राफ, इसका जो तीसरा ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ NCERT में दिया हुआ है। और जो चीज़ सब NCERT में दिया है, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखता है वो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तीसरा जो इसका ग्राफ है, इस तरह से ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू KT। अभी हम बोले थे लेट, फिर से एक बार लिख देता हूँ, c और a माइनस एक्स के जगह पर CT। यहाँ से यदि मैं इसको रखूँ ln c नॉट अपॉन CT इक्वल्स टू KT, एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ ln को हटाने के लिए, तो c नॉट अपॉन CT इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल पावर KT। तो CT इक्वल्स टू हो गया c नॉट अपॉन एक्सपोनेंशियल पावर KT। CT इक्वल्स टू हो गया c नॉट एक्सपोनेंशियल KT। ये भी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, पहले इसका ग्राफ देखिए फिर इसे और सवाल। ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, इस इक्वेशन से इधर t और इधर आ जाएगा CT, एक CT आ जाएगा, एक T आ जाएगा, इस तरह से जाएगा ये ऐसे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड 100%। जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, इसी से वो ड्रॉ कर रहे हैं CT वर्सेस T में। कैसे, सो देखिए, केस फर्स्ट में व्हेन टाइम इक्वल्स टू 0 तो CT इक्वल्स टू C नॉट इनिशियल वैल्यू। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वैल्यू आ गया, यहाँ पे C नॉट आ गया। जब टाइम 0 है ये C नॉट आ गया टाइम 0 पे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, केस सेकेंड, व्हेन t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो किसी का भी पावर यदि इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू 0, तो CT इक्वल्स टू 0। तो CT इक्वल्स टू 0 कहाँ होगा? इनफाइनाइट टाइम पर। केस फर्स्ट और केस सेकंड से कंक्लूजन यही निकलता है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड 100%, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 100% एट डिफिनिट टाइम। ये ऑब्जेक्टिव सवाल सब रहता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ पिछले क्लास में बताए थे, वो डिफिनिट टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, ऐसे आया था।
Ct बराबर 0। ये जो ग्राफ ड्रॉ किए थे ऐसे, Ct कॉन्सेंट्रेशन था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, इनफाइनाइट होगा। तो ये दोनों केस से कंक्लूजन यही निकला है कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीशन नहीं होता है, जबकि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीशन होता है, मतलब 100% होता है, इसलिए T 100% वहाँ निकालते हैं, यहाँ T 100% नहीं निकलता है। तो 3 ग्राफ था, एक ग्राफ ये थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ये तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है पिछले क्लास में, एक ये है, दूसरा एक रिलेशन है। तो इस दोनों एक से क्या कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष निकला? ये दोनों केस से यही निष्कर्ष निकला कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 100%। ये जो इक्वेशन है यहाँ से देखिए, इससे C0 माइनस Ct इक्वल्स टू A माइनस एक्स, ए से कैंसिल, तो C0 माइनस Ct इक्वल्स टू एक्स। ये इस x को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। x इक्वल्स टू C0 माइनस Ct का वैल्यू यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसमें पुट कर रहे हैं C0 माई एक्सपोनेंशियल का पावर Kt, C0 कॉमन ले लिए, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल का पावर Kt, व्हेन C0 इक्वल्स टू 1 m, x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल Kt। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, इसको स्टार कर लेते हैं। जब इनिशियल वैल्यू 1 m हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इक्वेशन आता है, ये सवाल में आ चुका है। x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये रिलेशन लाए थे, इससे आप ला सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा आ गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल Kt। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, देखिए एक रिलेशन लिखे हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी। ये फॉर्मूला रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए यूज होता है। एन नॉट नंबर ऑफ निकुलियाई एट टाइम 0, एन टी नंबर ऑफ निकुलियाई एट टाइम टी। ये आपको रेडियो एक्टिव चैप्टर में यूज होगा, यहाँ पर नहीं, लेकिन ऐसे लिख दिए क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करता है। लैम्डा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, के को बोलते थे रेट कांस्टेंट। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस। ये जब भी होगा तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए होगा। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहता है ऑब्जेक्टिव में, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा काइनेटिक्स, कौन सा ऑर्डर को फॉलो करता है। काइनेटिक्स मतलब ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। उसका एग्जांपल है Rn रेडियम, ये Ra रेडियम 226/88 है, ये डिसइंटीग्रेट किया, 4 और 2 हीलियम, Rn 222/86। इसका यदि रेट लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है तो कॉन्सेंट्रेशन इसी का लिखेंगे, तो रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियम पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन, इसका हाइड्रोजिनेशन है, इथेन का इस तरह से रेट आएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है, पावर 1 है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका भी डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है। ये जीरो ऑर्डर भी फॉलो करता है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट ऑर्डर। तो आप एग्जाम्पल में यदि दे कि नाइट्रस ऑक्साइड फॉलो, तो आप फर्स्ट ऑर्डर ही देंगे। एनसीईआरटी के अनुसार आंसर करना ठीक रहता है, नीट में, बोर्ड में, ये सब में। तो आप देंगे कि फर्स्ट, तो एग्जाम्पल रटना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन है, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल कल बताए थे। कल का मतलब होता है पिछले वीडियो में। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है नेचुरली है, वो सब का सब रेडियो एक्टिव डीके फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो ग्राफ था फर्स्ट ऑर्डर का, काइनेटिक्स था।
अब टी हाफ का रिलेशन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का रिलेशन देखे थे तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं 2 पॉइंट, पहले ये इक्वेशन लेते हैं 1/t ln a अपॉन a माइनस एक्स, लेट टी हाफ इक्वल्स टू टी हाफ को पिछले वीडियो में डिफाइन किए हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जो टाइम लगता है इनिशियल वैल्यू को हाफ होने में उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो टी के जगह पर हाफ लाइफ लिखे हैं, टी मान लिए हैं, तो a बिकम्स a अपॉन 2 टी हाफ पे इनिशियल वैल्यू हाफ हो जाएगा, पिछले वीडियो में बोले हैं। तो k इक्वल्स टू 1/t ln a अपॉन a/2, ये x के बराबर है यहाँ पे। तो k इक्वल्स टू आ गया 1/t ln 1, 2 से 2 के, ये ऑब्जेक्टिव में 2 ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव, k बराबर ऐसे करेगा ln 2/t, ये आ चुका है एग्जाम में। ये log 10 बेस पे दे रहा था k 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स 2.303। अब यहाँ पर टी हाफ लिखना है क्योंकि टी की जगह पर क्या रखे हैं टी हाफ, तो टी हाफ लॉग ए अपॉन 2, क्योंकि एक्स के जगह पर हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.303 log 2 अपॉन टी हाफ, log 2 है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। वो सब याद ही रखना पड़ता है, एग्जाम में तो देता है लेकिन अब, और इसका वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये आ जाएगा 0.693, टी हाफ 0.693 अपॉन के, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हुआ। तो फर्स्ट ऑर्डर का टाइम हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। इसमें बहुत ऑब्जेक्टिव मिलेगा, स्टार कर दिया हूँ क्योंकि इससे बहुत सवाल बनवाएंगे आगे। इससे सवाल जीरो ऑर्डर के लिए यदि देता, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, जीरो ऑर्डर का होता है C0 अपॉन 2K, यहाँ पर हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से, कहीं टर्म नहीं है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ बढ़ेगा। टाइम हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर में टाइम से कोई मतलब नहीं रखता है, बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटाओगे, ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट है। जबकि इसमें क्या, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटेगा, जबकि ये इंडिपेंडेंट है। हाफ लाइफ पीरियड इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन था, 3 ग्राफ था। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, तो वो एग्जाम्पल हटिए, ग्राफ किस किस के बीच में है। यहाँ पर 3 ग्राफ आपको बताए हैं, वो ग्राफ सब अच्छे से देखिए। एक ग्राफ है ln a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस t, एक ग्राफ है ln a माइनस एक्स, यहाँ पर इसका है वर्सेस t, और एक ग्राफ है ct वर्सेस t का। ct का मतलब क्या है, a माइनस एक्स। तो ये 3 ग्राफ अभी ड्रॉ किए हैं। ये भी बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक डिफरेंट टाइम पर कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काइनेटिक्स कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सवाल में आएगा बहुत ज़्यादा, 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस एक्स,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इससे बहुत सवाल बनेगा। ए को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, ये ड्राइव भी करके दिखला दिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काइनेटिक्स देखिए कौन सा है, जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स क्या था, जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ का कौन सा है और फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का कौन सा है, ये सब देखिए, ये सब रटिए, इस सब पे सवाल बनता है। दोनों हाफ लाइफ का रिलेशन भी है, ये सब बनता है इससे सवाल। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर ए टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एग्जाम्पल है जो रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है, ए गैस, बी गैस, सी गैस, ए से बी और सी मिल रहा है, सब गैस फेज, और फर्स्ट ऑर्डर है, कंसीडर किए हैं, लेट अस कंसीडर। तो इसको ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं। जब टाइम जीरो है, पी आई एटीएम मान लेते हैं, ये इनिशियल प्रेशर हो गया। टाइम टी पे पी आई माइनस एक्स एटीएम प्रेशर, ये बनेगा एक्स, क्योंकि एक मोल ये है तो एक मोल ये है, एक्स एटीएम, ये भी एक मोल है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से एक मोल ये है तो एक मोल ये है तो एक्स बनेगा, एक मोल ये भी है तो एक्स। एक्स मोल घटा है क्योंकि एक मोल है, एक्स मोल बन रहा है क्योंकि एक मोल है, एक्स मोल बन रहा है क्योंकि एक मोल है। इनिशियल प्रेशर, प्रेशर है टाइम टी, फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट फिर से लिखेंगे, रेट के, अब प्रेशर बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, तो प्रेशर है पी आई माइनस एक्स, प्रेशर टाइम टी पर यही होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 होगा। अब इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर है टाइम टी, ये हो जाएगा। जिस तरह वहाँ कॉन्सेंट्रेशन में लिखे थे 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन है टाइम टी, पी आई इनिशियल प्रेशर, पी आई माइनस एक्स प्रेशर है टाइम टी। तो जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन और ये हो गया प्रेशर का बात, जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन है उसी तरह प्रेशर है, इसमें भी इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर। इस इक्वेशन को थोड़ा और चेंज करते हैं, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, टाइम टी पर टोटल प्रेशर पी टी कंसिडर किए हैं, तो पी टी जो इक्विलिब्रियम में यूज़ करते हैं प्लस एक्स, तो ये आ गया पी आई प्लस एक्स, तो टोटल प्रेशर हो गया है पी आई प्लस एक्स, एक्स लाना यहाँ से, तो एक्स इक्वल्स टू पी टी आई माइनस टोटल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। इस इक्वेशन में रखते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई माइनस एक्स पी आई, और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, तो ये फाइनल हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर माइनस माइनस प्लस माइनस पी टी। इस फॉर्मूला से भी सवाल बनाएंगे, एनसीईआरटी का भी सवाल से मैं भी क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो रहेगा उसमें बताएंगे। पी आई इनिशियल प्रेशर है और पी टी प्रेशर है, टोटल प्रेशर टाइम टी। तो ये इक्वेशन तब लगाना है जब गैस फेज दे दे, और वो भी गैस फेज कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का दे देंगे तो टोटल प्रेशर एट टाइम टी, यहाँ पर पी टी है और पी टी इक्वल्स टू ही आ गया, एक्स को यहाँ भी बोलेंगे वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो ये इक्वेशन गैस फेज का है, गैस फेज में प्रेशर यूज़ किए हैं, इसका भी इसी तरह डेरिवेशन करेंगे तो ये सही आ जाएगा जैसे कॉन्सेंट्रेशन में है। लेकिन एक बार आप जानते हैं इसीलिए इससे इसको सिमिलर कर दिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो इनिशियल प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी तो कॉन्सेंट्रेशन एट प्रेशर एट टाइम टी। तो ये गैस फेज में ये एनसीईआरटी में इसमें सवाल भी है एक्सरसाइज में, टोटल प्रेशर दिया रहता है टाइम इतना पे, इनिशियल प्रेशर दिया जाता है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू लाना है, आप निकाल देंगे। तो ये तब यूज़ करना है जब गैस फेज और भी बोल दे फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलेगा तो ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो फर्स्ट ऑर्डर में अभी कॉन्सेंट्रेशन का निकाले थे फार्मूला, ड्राइव किए हैं, ये तब जब गैस फेज हो। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और जीरो ऑर्डर का पढ़ना है। एनसीईआरटी में देखोगे टेबल बना के सब एक जगह समरी किया हुआ है, उसको भी रटना चाहिए कि एनसीईआरटी में जिस तरह से टेबल बना के सब कुछ दिया हुआ है उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए बच्चे को। अब नेक्स्ट है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ पीरियड नहीं बोल रहे हैं, हाफ लाइफ मेथड, टी हाफ मेथड। ये मैं रेट लिखूं तो रेट इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन एन, ये कॉन्सेंट्रेशन ए का पावर n, वेर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट के जगह dx अपॉन dt के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर n। dx को कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम के, और a को भी कॉन्सेंट्रेशन ही पढ़ेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर n। इस कॉन्सेंट्रेशन को इधर ले जाते हैं, इस टाइम को इधर ले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का पावर n इक्वल्स टू के इंटू टी। टी इक्वल्स टू हो गया, ये कॉन्सेंट्रेशन ऊपर चला जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन n1 माइनस n अपॉन टी। ये इसका पावर 1 है, इसका पावर n, ये ऊपर जाएगा तो माइनस बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है। ये हो गया। यहाँ पे एक इस तरह से इसको लिखते हैं, के डैश मानते हैं 1 अपॉन के को, मान लिए सही। टी इक्वल्स टू के डैश कॉन्सेंट्रेशन, इसको के डैश यहाँ पर रख दिए, इसको हटाएं। अब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n। यही है इक्वेशन हाफ लाइफ मेथड का। इसी टी के जगह पर टी हाफ बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर नहीं बोला जाता हाफ लाइफ मेथड इस तरह 1 माइनस n। टाइम के ही जगह पे यहाँ पे टी हाफ ऐसे रखा जाएगा। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस n, वेर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से हाफ लाइफ मेथड जो होता है ये किसी भी ऑर्डर के लिए आपको पूछ सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है, फर्स्ट के लिए भी आ सकता है, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी। एकदम बिल्कुल क्लियर रहिएगा। सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, सिर्फ इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सिलेबस होता है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ मेथड जीरो ऑर्डर के लिए भी पूछ सकता है आपसे, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, ये किसी के लिए पूछ सकता है। तो यहां से देखिए, इससे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जान रहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 0,
मतलब टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। ऐसी टाइम की जगह पर बार बार बोल रहे हैं टी हाफ बोला जाता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए टाइम, मतलब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे टाइम बढ़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर से जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स जब बता रहे थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, उसमें भी आया था हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एक जगह यदि टाइम का रिलेशन कॉन्सेंट्रेशन से आ रहा है तो दूसरी जगह भी वही आएगा, एकदम गारंटी है, हटने वाला बात नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक जगह आ रहा है डायरेक्टली या एक जगह आ रहा है इनवर्सली, सो नहीं। अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हाफ लाइफ मेथड में भी तो वही आ रहा है। हाफ लाइफ मेथड नाम है, टाइम लिखिए या टी हाफ लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो इस पर मैं सवाल भी आपको दिखला देता हूँ किस तरह है, पहले देख लीजिए। फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर एन का वैल्यू 1, वहाँ तो एन का वैल्यू 0, तो टाइम 1 - 1 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम या टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अभी बताए थे पिछला इक्वेशन में। हाफ लाइफ पीरियड या टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वहां भी आएगा वही चीज, यहां भी आएगा वही चीज। काइनेटिक्स कभी भी गलत नहीं होता है, वही बोलेगा चाहे आप जिस मेथड से ही जाओ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टाइम बढ़े घटे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो एन का वैल्यू 2 रखेंगे, टाइम कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट में लिखा जाता है CON, कॉन्सेंट्रेशन 1 - 2, मतलब इनवर्सली जाएगा। टाइम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, इनवर्सली जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। और फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए एन का वैल्यू 3, तो टाइम कॉन्सेंट्रेशन 1 - 3, टाइम 1 कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, इनवर्सली जाएगा स्क्वायर से। तो ये फर्स्ट ऑर्डर इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर इनवर्सली, थर्ड ऑर्डर इनवर्सली कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, और जीरो ऑर्डर के लिए ये आपका डायरेक्टली है। अब इस पे एक जनरल रिलेशन भी ला सकते हैं हम लोग, और सवाल भी इस पर किस तरह का आता है वो भी दिखला देता हूँ। पहले एक जनरल रिलेशन भी देख लीजिए। जनरल रिलेशन है टाइम 1 और टाइम 2, कॉन्सेंट्रेशन 1 कॉन्सेंट्रेशन 2, 1 - n, ये फार्मूला। और इस फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं, PV = nRT, जो आपको तो पूछेगा नहीं, बस ऐसे ही CRT, मतलब प्रेशर भी रख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर। T1/T2 = P1/P2, 1 - n, तो ये भी रख सकते हैं। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से ही देखते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन से देखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, T1 C1 = T2/C2। यदि कांस्टेंट मिल रहा है, बात को समझना है, सवाल यही से रहेगा, कांस्टेंट आ रहा है आपको तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर। ये दोनों इस तरह आ रहा है कांस्टेंट, तो जीरो ऑर्डर। अब T1 = T2 = T3, मतलब टाइम कांस्टेंट है,
तो फर्स्ट ऑर्डर, और कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम C1 T1 इक्वल्स टू C2 T2 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि कांस्टेंट आ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर, ये सवाल बनाने के लिए सब होता है, और C1 स्क्वायर इंटू T1 इक्वल्स टू C2 स्क्वायर इंटू T2 कांस्टेंट आ रहा है तो ये थर्ड ऑर्डर। ये सब देख लेना है, चेक कर लेना है क्या आ रहा है हमें, ये इसी से आ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर कॉन्सेंट्रेशन टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉन्सेंट्रेशन C1 T1 C2 T, C1 कॉन्सेंट्रेशन 1 टाइम 1, कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम 2, कांस्टेंट आ रहा है सेकंड ऑर्डर। कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करके T1 से मल्टीप्लाई करिए कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन 2 का स्क्वायर करके सेकंड और थर्ड ऑर्डर, और टाइम और अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो बराबर जा रहा है तो जीरो ऑर्डर, और सभी टाइम एक ही तरह आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर। अब इसमें सवाल किस तरह का रहता है जो सिंपल तरीका से बना देंगे वो देखिए, सवाल कितना आसान रहता है इस पे। जैसे आपके सामने एक सवाल करवा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन है, आइदर टाइम का डेटा दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 20, 40, 80, 160, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है मोल पर लीटर, और टाइम दे रखा है, इधर दे रहा है 8 सेकेंड, ये पर सेकेंड में है, ये मोल पर लीटर है, इधर दे रहा है 4 सेकेंड, इधर 2 सेकेंड, इधर 1 सेकेंड, इस तरह से दे दिया। कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 20, 40, 80, 160, और टाइम इस तरह से दे दिया। पूछा व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सवाल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एक 20 है मोल पर लीटर, फिर 40 है, फिर 80 है, फिर 160 है, और टाइम है 8, 4, 2, 1। तो अभी आपको बताएं, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम देखिए घट रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है टाइम घट रहा है, इनवर्सली रिलेशन आ रहा था, अभी निकाले हैं। ऐसे भी चेक कर लीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ ये 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया 2 टाइम्स, तो यहाँ से यहाँ 2 टाइम्स डिक्रीज किया, 20 से 40 मतलब 2 गुना बढ़ा, तो 8 से 4 2 गुना घटा, 2 टाइम्स डिक्रीज किया। फिर दूसरा देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए 4 गुना बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ देखिए 4 गुना घटा। तो इस तरह का डाटा दे रहा है तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, आंसर विल बी सेकेंड ऑर्डर। मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे, C1 T1, तो C1 T1 20 इंटू 8, 8 दूना 16, कांस्टेंट आ गया। C2 T2 40 इंटू 4, कांस्टेंट आ गया। C3 T3 80 इंटू, तो जब ये सब कांस्टेंट ही आ रहा है इसका मतलब ये डेटा है सेकेंड ऑर्डर का। तो इस तरह का सवाल रहता है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा ऑर्डर है। तो आप समझ सकते हैं कि एक यदि घट रहा है, देखिए टाइम यहाँ से यहाँ है तो 8 गुना घट गया, 8 से 1 पर आया तो 8 टाइम्स घट गया, तो कॉन्सेंट्रेशन 20 से 160 हो गया, तो 8 गुना बढ़ गया ना। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, टाइम घट गया, मतलब सेकेंड ऑर्डर। दूसरा एक देखिए, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम, अब कॉन्सेंट्रेशन इधर 20 ही लिए और ये 1 है, ये 40 लिए, ये 2 है, ये 80 लिए हैं, ये 4 है। ऐसे दे दे, टाइम दे रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है मोल, और टाइम दे रहा है पर सेकेंड में।
सेकंड में दे रहा है, टाइम सेकंड में दे रहा है, पूछेगा तो देखिए ये 2 गुना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा ये, तो ये भी तो 2 गुना बढ़ा, 2 टाइम्स इंक्रीजेस। यहाँ से यहाँ ये 4 टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ से यहाँ भी 4 टाइम्स बढ़ गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो टाइम, तो दिस इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे भी देख लीजिए T1/C1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो T1 1/20, T2/C2, T2 देख लीजिए 2 है और C2 देख लीजिए 1/20, कांस्टेंट ही आएगा आपको, 0 ऑर्डर। और यही रिएक्शन है ये जो अभी इसमें इस तरह से दे दे, दस सेकेंड 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, ये भी 10 सेकेंड। कॉन्सेंट्रेशन देखिए बढ़ते जा रहा है और टाइम में कोई चेंज नहीं। जब टाइम में कोई चेंज ना हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़े या घटे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपको मैं 3 एग्जाम्पल बताया, टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन बढ़े 0 ऑर्डर, टाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़े और टाइम घटे उसी के प्रोपोर्शनेट में, तो सेकेंड ऑर्डर। और टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं, और देखिए टाइम कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, 0 ऑर्डर। और यदि दूसरा ऐसा है थर्ड ऑर्डर है, तो थर्ड ऑर्डर में क्या करना है, C1² और T1 मल्टीप्लाई करके फिर कर देना है C2² T2, ये रेशियो देख लेना है स्क्वायर करके। तो ये था हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में क्या था, टाइम से रिलेशन देख लेना है हमें कि टाइम का रिलेशन कहाँ कहाँ हमें किसके साथ मिल रहा है, 0 ऑर्डर के लिए क्या मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या मिल रहा है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए क्या। इससे आपको कोई भी सवाल पूछेगा, थर्ड ऑर्डर का भी पूछ सकता है। थर्ड ऑर्डर का दे दिया तो क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर करके T1, कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर करके T2 कांस्टेंट आ जाए। ये क्यों बोल रहे हैं 0 ऑर्डर के लिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है तो टाइम भी डबल हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो रहा है तो टाइम भी 4 टाइम्स। ये क्यों बोल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन टाइम में कोई चेंज नहीं। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन से आप 0 ऑर्डर, ये हाफ लाइफ मेथड से आप फर्स्ट ऑर्डर का भी आंसर दे सकते हैं, 0 ऑर्डर का भी दे सकते हैं, सेकंड का भी, थर्ड का भी। लेकिन इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सिर्फ और सिर्फ आप किसका देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप बताएंगे 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब झूठा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनसीईआरटी देखिएगा लिखता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के बाद लिखता है, या इसी को बोला जाता है स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये समझाता हूँ, पहले इसके बारे में एक डेफिनेशन देख लीजिए। इन सम केसेस 2 स्पेसीज आर प्रेजेंट, इन सम केसेस 2 स्पेसीज आर प्रेजेंट, 1 species is present in large excess, it looks like rate depends only on the concentration of 1 species, not on the species which is present in large excess। रेट उसी पर डिपेंड करेगा जो कम अमाउंट में हो। इसको सिमिलर आप समझिए जो आप पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट, उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसी पर डिपेंड करता है, जो कम में उस पर नहीं करता है जो लार्ज एक्सेस हो, इसीलिए इसको बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर C2H5 और ध्यान रखना है मीडियम एसिडिक है, H+ का मतलब मीडियम एसिडिक है, तो ये बनेगा
एसिड बना और अल्कोहल, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है CH3 C2H5, ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो ये आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। देखिए कैसे, जब टाइम 0 है तो ये 0.01 m है और ये ले लिया है 10 m और ये 0 जब टाइम 0 है तो ईस्टर लिया गया है 0.01 m और ये 10 m। दो स्पेसीज है, एक स्पेसीज बहुत ज़्यादा है और एक स्पेसीज बहुत कम है। कुछ समय के बाद, टाइम t के बाद ये घटेगा। तो कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड करता है तो लिमिटिंग रिएजेंट सर्च करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट उसको कहते हैं जो लीस्ट अमाउंट में होता है, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाता है। तो इसमें कम अमाउंट में ये है तो ये पूरा का पूरा कंज्यूम्ड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.01 माइनस 0.01 10 0.01 और ये बनेगा 0.01 0.01। ये फॉर्मेशन होगा क्योंकि एक एक मोल है इसीलिए ऐसा। ये हमारा 0 हो गया लेकिन ये लगभग 9.9 और ये 0.00 हो गया 0.01 0.0। इधर देखिए, इस दोनों डेटा में देखिए, अभी जो लिखे परिभाषा, दो स्पेसीज है, एक स्पेसीज कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, पूरे के पूरे रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, खर्च हो गया। लेकिन जो दूसरा स्पेसीज है जो ज़्यादा अमाउंट में है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 10 लिखो या 9.99 लिखो, एक ही बात होता है। तो एक स्पेसीज पूरा का पूरा खर्च हो गया और दूसरा स्पेसीज जो ज़्यादा अमाउंट में है ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा प्रतीक हो रहा है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो 10 हो या 9.9 हो, एक ही है। तो अभी जो लिखे थे कि 2 स्पेसीज हो, 1 स्पेसीज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट, अनदर स्पेसीज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, ये पूरा का पूरा कंज्यूम्ड भी हो गया, तो ये लग रहा है किस तरह, कांस्टेंट। यही लिखे थे परिवार। अब इसका रेट लिखेंगे तो रेट कांस्टेंट के डैश कर लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये के डैश और ये वाटर भी कैसा प्रतीक हो रहा है इसमें, कांस्टेंट। तो इस के डैश और वाटर को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे के। एनसीईआरटी में इस पर भी सवाल है, के डैश सब निकालने का है। मान लिए है लेट, तो रेट इक्वल्स टू हो गया के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 अब पावर 1। तो होना चाहिए था इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि दोनों जगह पावर 1 है, लेकिन हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि वाटर यहाँ पर लार्ज एक्सेस है, उसको कैसा ले लिए हैं, कांस्टेंट की तरह। तो एक नया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बराबर के डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहे तो 55 पॉइंट होता है ना, इतना mm वाटर का। तो होना चाहिए था रेट क्या, सेकेंड ऑर्डर, लेकिन रेट क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। इसीलिए इसको बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान रखना है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में बात बदल जाएगा, जब सवाल आएगा तो बताएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, सुक्रोज इन एसिडिक मीडियम, ये भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज केन शुगर 22O11 प्लस वाटर इन एसिडिक मीडियम, 1 मोल ग्लूकोज बनेगा और 1 मोल फ्रुक्टोज बनेगा। इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो ये कम अमाउंट में रहता है, केन शुगर है, ये लार्ज एक्सेस ये रहता है, तो इसका भी रेट इसी तरह हो जाता है के
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22O11, ऐसे ही हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यहाँ भी K डैश वही होगा, K बराबर हो जाएगा K डैश अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, या इसी को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो आपसे इसमें सवाल भी ऑब्जेक्टिव आ चुका है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में मॉलिक्यूलरिटी बताओ। तो ध्यान रखना है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, 1 मोल और 1 मोल, मॉलिक्यूलरिटी 2 लेकिन ऑर्डर 1। ये ध्यान रखना, आ चुका है एग्जाम में। क्यों मॉलिक्यूलरिटी 2 लिए है? क्योंकि 1 मोल ये है और 1 मोल ये है। मॉलिक्यूलरिटी आपको बताए थे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन रिएक्टेंट साइड। तो मॉलिक्यूलरिटी 2 बट ऑर्डर इज 1, क्योंकि ये लार्ज एक्सेस है। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, 1 स्पेसीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जिसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले लिया जाता है, उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। क्या वाटर पर रेट डिपेंड कर रहा है? इससे पहले वाला भी, इसको यदि इस तरह से लिखा जाए, रेट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, तो क्या इस पर रेट डिपेंड करेगा? वाटर पे नहीं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो डिपेंड किस पर कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का में क्या कहेंगे कि एक स्पेसीज लार्ज स्केस होता है, एक स्पेसीज बहुत कम होता है। जो कम होता है उस पर रेट डिपेंड करता है, और जो लार्ज एक्सेस होता है उस पर रेट डिपेंड नहीं करता। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल, ये था कॉन्सेप्ट।